96% आए हैं, मुंह मीठा कीजिए। अरे लड़के के चेहरे पे मुस्कान तो देखिए, फूले नहीं समा रहा है। इस लड़के ने 11th-12th में साइंस लिया, उसको साइंस बहुत पसंद था, बेहद पसंद था। ऐसा नहीं था कि माँ बाप का कोई प्रेशर था कि साइंस ले ले, अच्छे परसेंटेज आ रहे हैं इसलिए साइंस ले, नहीं 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 नहीं, उसे साइंस एक्चुअली पसंद था इसलिए उसने साइंस लिया था। लेकिन इसको पता नहीं था आगे जाके क्या होने वाला है। 11th-12th में वो कुछ ऐसी गलतियां कर बैठा, कुछ ऐसी चीजें उसके साथ हुई जिसके वजह से 11th-12th का परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा खराब हो गया। कितने परसेंट आए? 68.33। गलत बात। क्या हो गया? What exactly went wrong with that student? अब देखो ये कहानी तो मेरी है, थंबनेल पे लिखा हुआ है माई स्टोरी, वहां पे 96 to 69 लिखा हुआ है, 69 पूरा भी नहीं आया था, 68.33 आया था। कहानी मेरी है लेकिन मेरे अकेले की नहीं है, मेरे जैसे और लाखों स्टूडेंट्स हैं जिनका 10th का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होता है, अच्छे परसेंट आते हैं, लेकिन वो 12th में परफॉर्म नहीं कर पाते ड्यू टू वॉट एवर रीजन, मल्टीट्यूड ऑफ रीजन। उन्हीं रीजंस के बारे में, उन्हीं गलतियों के बारे में हमें आज के वीडियो में बात करनी है। शायद ये बातें आपको अभी रियलाइज नहीं होंगी, 4-5 महीने बाद ये वीडियो फिर से आके देखना, जब आपकी कोचिंग फुल फ्लेज चालू हो गई है, पढ़ाई फुल फ्लेज चालू हो गई है, 11th ऑलमोस्ट खत्म होने आया है, तब ये वीडियो फिर से देखना, मैं आपको यहीं मिलूंगा, तब शायद आपको चीजें थोड़ी रिलेटेबल लगेंगी। अब 11th में जाने के बाद सबसे पहली गलती जो स्टूडेंट करता है, दैट इज बीइंग ओवर कॉन्फिडेंट। आप चीजों को अंडर एस्टिमेट करने लगते हो, हल्के में लेने लगते हो। देखो कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में ना बहुत ही फाइन बाउंड्री होती है, एक छोटा सा अंतर होता है। कॉन्फिडेंस कैसा दिखता है पता है? एक बच्चा बोलता है मुझे 10th में बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, मुझे इतने इतने परसेंटेज आए हैं, मतलब मेरे में वो कैपेसिटी है, मेरे में पोटेंशियल है कि मैं आगे जाके अच्छा कर सकता हूं। मैं अगर पूरी शिद्दत से, पूरी लगन से, पूरी मेहनत से रोज पढ़ूं तो मेरा सिलेक्शन होगा, मैं नीट जेडब्ल्यू जो भी है क्रैक कर सकता हूं और आगे जाके कुछ कर सकता हूं, उखाड़ सकता हूं। ये कॉन्फिडेंस है। वो मेहनत करने के लिए तैयार है और उसको खुद पे भरोसा है, ये कॉन्फिडेंस है। लेकिन फिर ओवर कॉन्फिडेंस भी एक चीज होती है। एंड ओवर कॉन्फिडेंस कैसा दिखता है? एक बच्चा बोलता है मुझे 10th में बहुत अच्छे मार्क्स आए, बहुत अच्छे परसेंटेज आए, मतलब मैं तो टॉप इंसान हूं, 10th उखाड़ लिया है तो 11th-12th भी उखाड़ ही लूंगा। क्या चीज है 11th-12th? एंड फिर जब वो कोचिंग लगाता है, देखो वो बच्चा गधा नहीं है, वो स्मार्ट है, उसको समझ में आती है सारी चीजें, वो इंटेलिजेंट है। जब वो कोचिंग लगाता है, जब टीचर पढ़ाते हैं, उसको सारी चीजें समझ में आती है। लेकिन 11th में ना शुरुआत में सारे इजी चैप्टर्स आने लगते हैं, मतलब वही यूनिट्स एंड मेजरमेंट हो गया, IUPAC हो गया, बेसिक प्रिंसिपल्स हो गए, बेसिक चैप्टर्स होते हैं। तो एक अलग कॉन्फिडेंस, थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस, थोड़ा सा ईगो आ जाता है कि मेरे को तो सब कुछ समझ में आ रहा है। एंड फिर वो चीज़ों को हल्के में लेना शुरू करता है। उसको कॉलेज लाइफ भी एंजॉय करनी है, बराबर है ना? 10th स्टैंडर्ड तक सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्टेड थी, एक रेस्ट्रिक्टेड एनवायरमेंट होता है 10th स्टैंडर्ड का, स्कूल का। लेकिन जैसे कॉलेज में इंसान जाता है, अलग दुनिया होती है, अलग फील होता है। तो वो फील भी हमें लेना है, हमें 11th स्टैंडर्ड का कॉलेज लाइफ भी एंजॉय करना है। एंड वो करते करते हम हमारा 11th स्टैंडर्ड जला देते हैं, विच एग्जैक्टली हैपेंड विद मी। ठीक है? सबसे बड़ी गलती एक स्टूडेंट 11th में करता है, दैट इज कोचिंग लगा लेता है, अच्छी कोचिंग भी लगा लेगा, खर्चा भी कर लेगा, टीचर का सब कुछ पढ़ाया समझ में भी आएगा, लेकिन वो लड़का रिवाइज नहीं करेगा। आज जो चीज पढ़ाई गई है वो घर जाके इमीडिएटली रिवाइज करनी है, फिर कल रिवाइज करनी है, फिर जब अगला लेक्चर होगा उसके पहले रिवाइज करके जाना है, फिर घर आके रिवाइज करना है। रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां पर कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिलेबस बहुत वास्ट है यार, नजर हटी दुर्घटना घटी, वैसी बात है। सिलेबस राजधानी के स्पीड से भी तेज भागता है यहां पर। ठीक है? तो सबसे बड़ी गलती क्या है कि हम रिवाइज नहीं करते, हम कंसिस्टेंट नहीं है, हम सिर्फ एग्जाम जब आने वाली होगी तब पढ़ते हैं, ऐसी बात है ना? तो ये हो गया तुम्हारा सबसे पहला गलती। ये ओवर कॉन्फिडेंस कैसा हो सकता है? जानलेवा हो सकता है। दूसरी सबसे बड़ी गलती जो मैंने की, दैट वाज लैक ऑफ गोल सेटिंग। मुझे पता ही नहीं था कि मुझे आगे जाके करना क्या है। 10th स्टैंडर्ड के सिलेबस में ना बायोटेक्नोलॉजी के बारे में बहुत कुछ पढ़ा था, तभी इंटरेस्ट आ गया। फिर सोचा जेनेटिक इंजीनियरिंग करते हैं, लेकिन जेनेटिक इंजीनियर बनने के लिए कौन से सब्जेक्ट्स लेने हैं 11th में, कौन सी एग्जाम्स देनी है, कैसे क्रैक करना है, ये मैंने रिसर्च नहीं किया, ये मैंने किसी को पूछा नहीं, गाइडेंस नहीं लिया। फिर सोचा बायोटेक्नोलॉजी करते हैं, लेकिन यहां पर भी बीटेक बायोटेक होता है, BSc बायोटेक होता है, दोनों की रिक्वायरमेंट्स अलग हैं। फिर बायोटेक भी छोड़ के मैंने बोला चलो अभी मेडिकल करते हैं। वो क्लैरिटी मेरे पास नहीं थी कि मुझे एग्जैक्टली करना क्या है, एंड इसलिए मैंने PCM भी लिया। इसको मैं एक बहुत बड़ी गलती मानता हूं, बिकॉज सारे सब्जेक्ट्स एक साथ मैनेज नहीं हो पाते। बहुत सारे लोग ले लेते हैं, तुम में से भी बहुत सारे लोग अभी क्लियर नहीं हो ना आगे जाके क्या करना है, तुम लोग भी PCM भी ले लोगे, लेकिन धीरे धीरे प्लीज गेट दैट क्लैरिटी। मेरा एक दोस्त था,
11th के एंडिंग तक उसको एक बात एकदम क्लियर हो गई कि मेडिकल में करना है, तो वो नीट का प्रिपरेशन कर रहा था, लेकिन साथ ही साथ मैथ्स प्रिपेयर नहीं हो पा रहा था, उसने मैथ्स ड्रॉप कर दिया, ज्योग्राफी ले लिया। तो आप भी प्लीज चेक करो आपके कॉलेज में कहीं पे ऑप्शंस अवेलेबल हैं क्या। मैथ्स नहीं हो रहा है तो मैथ्स ड्रॉप कर दो, अगर बायो की जरूरत नहीं है तो बायो ड्रॉप कर दो, फोकस ऑन पीसीएम, फोकस ऑन जेडब्ल्यू, फोकस ऑन सीईटी। तो ये ऑप्शंस भी कॉलेजेस में अवेलेबल होते हैं, ये आपको एक्सप्लोर करने हैं। ये कब पता चलेगा, जब आप बात करोगे, जब आप पूछोगे, जब आप गाइडेंस लोगे आपके टीचर्स का। आपके कॉलेज में जो भी टीचर होते हैं उनसे बात कीजिए, पूछिए, मैनेजमेंट से पूछिए, तो गेट दैट क्लैरिटी। एंड अगर वो क्लैरिटी अभी से आ जाती है कि मेरे को ये करना है एंड मैं वही करूंगा, बीच में मैं कहीं भटकने वाला नहीं हूं, तो ये क्लैरिटी प्लीज लेके आना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि मेरे से पीसीएम भी नहीं हुआ तो किसी से नहीं हो पाएगा, तुमसे हो पाएगा, लेकिन अगर एक सब्जेक्ट ड्रॉप हो जाता है तो वो 3 सब्जेक्ट के ऊपर तुम अच्छे से, बहुत अच्छे से फोकस कर सकते हो, एंड दैट इज अ एडेड एडवांटेज। तो दिस वाज वन ऑफ माय मिस्टेक्स। तीसरी गलती या फिर तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात या फिर सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ 11th स्टैंडर्ड इज योर कोचिंग। फाइंडिंग अ प्रॉपर कोचिंग क्लास या फिर एक प्रॉपर कोचिंग इंस्टीट्यूट, प्रॉपर रिसर्च करके आप वहां पर एडमिशन लेना। जहां कहीं पर भी आप एडमिशन ले रहे हो रिसर्च करके लेना, ठीक है, अच्छे से देख लेना। अब मेरी गलती क्या हो गई, 10th स्टैंडर्ड तक मैंने कोई क्लास नहीं लगाया था। 11th में पहली बार मैं किसी क्लास में गया, मेरा दोस्त मुझे लेके गया। दैट वाज द फर्स्ट क्लास आई एवर विजिटेड इन माय लाइफ। एंड वहां पे जो रिसेप्शन पे बंदा बैठता है, जो तुम्हें सारी चीजें एक्सप्लेन करता है, वो मार्केटिंग का बंदा है। वो तुमको बराबर बाटली में उतार लेगा, अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बातें करके। वहां पर बाहर एक बड़ा सा बोर्ड लगा होगा जिसपे बहुत सारे बच्चों के फोटो होंगे, उनके मार्क्स होंगे, उनके रैंक्स होंगे, टीचर्स के भी फोटोज लगते हैं कि हमारे यहाँ पर ये टीचर पढ़ाते हैं, ये टीचर पढ़ाते हैं, इनका इतने साल का एक्सपीरियंस है, इतने इतने रैंक्स इन्होंने लाए हैं। एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर वेरी वेरी इंप्रेसिव। लेकिन बिफोर यू टेक एडमिशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डेमो लेक्चर्स। बैठो, जो टीचर्स वहां पे पढ़ा रहे हैं उनका पढ़ाया आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है वो देखो। एंड जो भी स्टार टीचर है वहां के, एक एक्सपीरियंस टीचर जो है, वो कितना सिलेबस पढ़ाने वाले हैं, क्या पूरा पढ़ाने वाले हैं या फिर सिर्फ 2-3 चैप्टर पढ़ाएंगे एंड बाकी का सिलेबस कोई और टीचर पढ़ाने वाले हैं। ये सारी बातें सबसे पहले जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारे यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ था कि जो स्टार टीचर होते हैं, सबसे बड़े बड़े टीचर्स होते हैं, वो गिने चुने 3-2 चैप्टर पढ़ाते हैं एंड बाकी के चैप्टर्स न्यू टीचर्स जो होते हैं, न्यू रिक्रूट्स, जिनको उतना एक्सपीरियंस नहीं है। देखो, टीचर कोई खराब नहीं होता, टीचर सारे अच्छे ही हैं, टीचर सब मेहनत कर रहे हैं, आई रेस्पेक्ट ऑल टीचर्स, लेकिन टीचर्स इनएक्सपीरियंस्ड हो सकते हैं। एंड अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, नीट जेडब्ल्यू जो भी है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करनी है, तो आपको ऐसा टीचर चाहिए जिसको एटलीस्ट 5 से 6 साल का उस डोमेन में एक्सपीरियंस है। यू नीड एक्सपीरियंस्ड टीचर्स। तो ये टीचर्स ढूंढना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑल्सो बहुत सारे कोचिंग जो है वो शुरुआत में तुम्हें बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन करवाएंगे। अब मेरे कोचिंग में ऐसा हो गया था ना कि 11th खत्म होने के बाद 12th आधा हो गया था, तब जाके हमारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट हुई थी, तब जाके एमसीक्यूज वगैरह हमको सॉल्व करवाने शुरू करवाए थे। एंड हमें क्या पता था कि एमसीक्यू कितने डिफिकल्ट हो सकते हैं या फिर कब सॉल्व करने हैं। एमसीक्यू का जो प्रिपरेशन होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, वो फ्रॉम डे 1 स्टार्ट होता है। अगर आज आप 11th में जा रहे हो तो आज से आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन स्टार्ट होना चाहिए। दैट इज व्हाट आई बिलीव। आज से करोगे तो गारंटीड सिलेक्शन होगा। 12th स्टैंडर्ड के आधा 12th होने के बाद तुम प्रिपरेशन शुरू करोगे तो बहुत मुश्किल है। ऐसा नहीं कि लोग नहीं कर सकते, करते भी हैं, लेकिन मुश्किल बहुत है। आज से करोगे काम आसान हो जाएगा, ठीक है। एंड पर्सनल अटेंशन की एक बात होती है, बड़े बड़े कोचिंग में जहाँ पे 100 बच्चों का बैच बनता है, वहाँ पे पर्सनल अटेंशन तुमको नहीं मिलने वाला है। टीचर आएगा, पढ़ा के चला जाएगा। एंड अगर तुम्हें कोई डाउट है तो प्लीज वो डाउट उठ के पूछ लेना। 100 बच्चों में बैठे हो तो शर्माने की जरूरत नहीं है, तुमने पैसे भरे हैं, आस्क डाउट, पैसे भरे हैं, हक है तुम्हारा, डाउट पूछो। नहीं समझ में आया बाहर जाओ, टीचर को पकड़ो, गेट दैट थिंग क्लियर्ड। वो दिमाग में भर के घर पे मत जाना, ठीक है। एंड जो अच्छे टीचर्स तुम्हारे हैं, जो भी टीचर गाइड कर रहे हैं कि ये प्रिपेयर करो, ये पढ़ लो, आज ये कर लेना, इतना होमवर्क है, जो भी टीचर बोल रहा है वो करो। डू वॉट एवर योर टीचर टेल्स यू टू डू। टीचर को एक्सपीरियंस है, टीचर को पता है, वो जो बोल रहे हैं वो प्लीज फॉलो कीजिए। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात फिर से बोलूंगा, रिवाइज, कीप रिवाइजिंग। जो भी पढ़ाया गया है, आज जो भी चीजें पढ़ाई गई हैं, घर जाके पढ़ाई करो। भले आज 7 घंटे का क्लास था, घर जाके 2 घंटे रिवाइज करो, कल सुबह उठ के रिवाइज करो, क्लास के पहले रिवाइज करके जाओ। रिवीजन 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 बहुत ज्यादा जरूरी है। हम किसी भी सब्जेक्ट को क्यों हेट करते हैं? ऐसा कोई कोई सब्जेक्ट होता है ना कि समझ में ही नहीं आ रहा है, इसकी पढ़ाई मेरे से हो ही नहीं रही है, ये तो फालतू सब्जेक्ट है। ऐसा क्यों होता है? आज आपके पास YouTube अवेलेबल है, YouTube पे इतना सारा रिकॉर्डेड कंटेंट है, आप कभी भी देख सकते हो। कोई चीज नहीं समझ में आई, आप उसको देख सकते हो, पढ़ सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। यू हैव दैट ऑप्शन, यू हैव दैट एक्सेसिबिलिटी। हमारे टाइम पे वो एक्सेसिबिलिटी नहीं थी। अब मान लो
मैथ्स का कोई नया चैप्टर स्टार्ट हुआ है और उसका एक लेक्चर मैंने मिस कर दिया फॉर वॉट एवर रीजन, लेट उठा, पेट में दुख रहा था, बीमार था, फीवर था, शादी में गया था किसी के, आई डोंट नो, फॉर वॉट एवर रीजन आई स्किप्ड वन लेक्चर एंड वो लेक्चर में क्या हुआ था ये समझने की कोशिश मैंने नहीं की। अब ये मेरे ऊपर है, दिस इज ऑन मी। मैं कर सकता था कोशिश, यहां वहां हाथ पैर मार के दोस्त को पूछ के मैं वो लेक्चर के अंदर क्या हुआ वो समझ सकता था, लेकिन मैंने नहीं समझा। फिर मैं अगला लेक्चर बैठा तो वो लेक्चर मुझे समझ में नहीं आएगा बिकॉज पहले लेक्चर में क्या हुआ था ये मुझे नहीं पता। तो सेकंड लेक्चर इज अ बाउंसर, थर्ड लेक्चर इज ऑल्सो बाउंसर, चौथे लेक्चर में जाने की मेरी इच्छा नहीं होगी एंड फिर उस चैप्टर के लेक्चर्स में नहीं बैठूंगा, स्किप करूंगा, फॉर कुछ भी बहाना मारूंगा कि बीमार हूं, पेट दुख रहा है, आज मम्मी नहीं उठा जा रहा है मेरे से, मैथ्स का लेक्चर मेरे को समझ में नहीं आता है, वो टीचर का पढ़ाया मेरे को समझ में नहीं आता है, एंड मैं वो चैप्टर स्किप कर दूंगा। एक चैप्टर स्किप होता है, वो टीचर तुम्हें पसंद नहीं आता या उस टीचर की फिर टीचिंग तुम्हें समझ में नहीं आती है, तो उस टीचर के पढ़ाए हुए बाकी चैप्टर भी तुम नहीं बैठते एंड फिर धीरे धीरे क्या होता है ना, यू स्किप द सब्जेक्ट। तो ये इरेग्युलरिटी जो है, ये इनकंसिस्टेंसी है जो एक लेक्चर से स्टार्ट होती है लेकिन वो पूरा आपका सब्जेक्ट या पूरा चैप्टर खराब कर सकती है। एंड दैट इज व्हाट हैपेंड इन मैथ्स। दिस इज बिकॉज ऑफ माई इनकंसिस्टेंसी, बिकॉज ऑफ माई इरेग्युलरिटी। मैं रेगुलर लेक्चर्स नहीं बैठता था, अगर कोई लेक्चर मिस हुआ तो उसमें क्या पढ़ाया गया है वो मैं समझने की कोशिश भी नहीं करता था। तो धीरे धीरे what started as skipping one lecture becomes skipping the entire subject and to some degree मैं उसे समझने की कोशिश भी नहीं करता हूं। अच्छा, मैंने बहुत बार बोला है कि खुद के नोट्स बनाओ, खुद के नोट्स बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने बायोलॉजी के नोट्स बनाए थे, मेरे जो बायो के सर थे 12th स्टैंडर्ड के, उन्होंने हमसे नोट्स बनवा के लिए थे। वो डिक्टेट करते थे, बोर्ड पे जो कुछ भी लिखते थे वो सारी चीजें हम अपने नोटबुक में कॉपी करते थे एंड वो नोट्स ऐसे थे ना कि वो टेक्स्ट बुक को कंप्लीटली रिप्लेस कर देते थे। एक बार मैंने टेक्स्ट बुक पढ़ी, टेक्स्ट बुक का एक्सप्लेनेशन मेरे को समझ में आ गया एंड मैंने नोट्स बना दी। फिर अब मैं उस टेक्स्ट बुक को वापस हाथ नहीं लगाऊंगा बिकॉज टेक्स्ट बुक में जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जितने भी छोटी छोटी बातें हैं, वो सारी मैंने नोटबुक में लिख के रखी है। टेक्स्ट बुक में ना लंबा 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 एक्सप्लेनेशन होता है एंड पूरा पूरा पढ़ना, हर बार पढ़ना जरूरी नहीं है, वो सिर्फ हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए दिया हुआ है। तुम ऐसे नोट्स बनाओ, ओनली दोज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ओनली दोज पॉइंट्स जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। एंड फिर अगली बार जब तुम चैप्टर रिवाइज करोगे, नोट से पढ़ना है, हर बार टेक्स्ट बुक पढ़ते नहीं बैठना है बिकॉज टेक्स्ट बुक पढ़ना बार बार इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। ऐसे मैंने एक्सटेंसिव नोट्स बायोलॉजी के लिए बनाए थे एंड आई स्कोर्ड मैक्सिमम मार्क्स इन बायोलॉजी। अगर स्टार्टिंग में जाके तुम मार्कशीट देखो तो बायो में 87 है, बाकी सब में बहुत घटिया मार्क्स है, लेकिन बायोलॉजी में अच्छे मार्क्स आए थे। इरेग्युलर तो मैं यहां पर भी था, बायो के भी लेक्चर्स मिस करता था, बायो का भी प्रिपरेशन मैंने बहुत आराम आराम से किया हुआ था, उतना ज्यादा भी नहीं किया था, लेकिन मैं अपने नोट से पढ़ता था, इसलिए मेरे को मार्क्स अच्छे आए थे। तो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन हियर, खुद के नोट्स बनाने हैं और नोट से पढ़ना है और लिख लिख के पढ़ना है। ठीक है, आई विश मैंने फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए भी किया होता, लेकिन अगेन दिस वाज वन मिस्टेक, आई डिड नॉट मेक माय ओन नोट्स, सिर्फ बायो के लिए बनाया, बायो में अच्छा मार्क्स आया। फिर एक बहुत बड़ी गलती जो इंसान करता है वो होती है उसकी ईगो। गलती नहीं है बट ये तुम्हारे पर्सनालिटी का एक एस्पेक्ट है, तुम्हारी ईगो, एंड ईगो भी एक बड़ी चीज होती है। एट एनी गिवन पॉइंट मेरा 11th मुझे दिख रहा था मेरे सामने जलते हुए, खराब होते हुए, एंड उसका ही आफ्टर इफेक्ट से 12th पूरा बर्बाद हो गया। 11th और 12th दोनों बर्बाद हो गए, लेकिन एट एनी गिवन पॉइंट आई कुड हैव आस्क्ड फॉर हेल्प। मेरे कुछ बड़े भाई हैं, कुछ बड़े बहन दीदी वगैरह हैं जिन्होंने सीईटी क्रैक करा हुआ है, नीट क्रैक करा हुआ है, कोई मेडिकल कर रहा है, कोई इंजीनियरिंग कर रहा है, लोग हैं, दिग्गज लोग बैठे हुए हैं जिनकी हेल्प मैं ले सकता था एट एनी गिवन पॉइंट। उनको कॉल करो, उनसे बात करो, उनकी गाइडेंस लो, उनकी हेल्प लो, उनसे पूछो भाई हेल्प कर दे, मदद कर दे, मेरे से नहीं हो रही है पढ़ाई, क्या करूं बता, मुझे कोई स्ट्रैटेजी बता, कोई अच्छा टीचर बता, या जो भी है, गिव मी अ सॉल्यूशन। ये मैं पूछ सकता था लेकिन नहीं पूछा मैंने बिकॉज मुझे ज्यादा आता है ना। ठीक है, आई कुड हैव आस्क्ड फॉर हेल्प, आई डिड नॉट, एंड दिस वाज अगेन अ वेरी वेरी बिग मिस्टेक। एंड फिर धीरे 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 इवेंचुअली 12th स्टैंडर्ड में आई गिव अप। अब ये 12th स्टैंडर्ड की दिवाली की बात है, 12th स्टैंडर्ड की दिवाली, दैट वाज द पॉइंट। मैं ना कंटेंट बहुत ज्यादा देखता था। कंटेंट मतलब क्या, टीवी सीरीज, मूवीज, ये सारी चीजों में बहुत चला गया था, बहुत यही देखते रहता था, पूरा टाइम अपना उन्हीं वो कंटेंट देखने में बर्बाद कर देता था। एंड इसी दौरान मैंने गिटार बजाना भी स्टार्ट किया। फिर धीरे धीरे दिवाली के बाद मैं क्लास जाना कंप्लीटली छोड़ दिया। मेरे बहुत सारे अच्छे अच्छे दोस्त थे, वो मुझे कॉल करके पूछते थे पार्थ क्यों नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है। एंड धीरे धीरे वो पॉइंट आया कि मैंने उनके फोन उठाना ही छोड़ दिया। क्या जवाब देता, मेरे पास कोई जवाब था ही नहीं देने के लिए कि मैं क्लास क्यों नहीं आ रहा हूं, मुझे भी नहीं पता।
ठीक है। तो मैंने कंप्लीटली क्लास जाना छोड़ दिया, फिर पूरी तरह मैं गिटार में घुस गया। फिर मैंने सोचा कि यार ये पढ़ाई वढ़ाई जो है, साइंस वाइंस, ये तो नॉर्मल लोगों के लिए, एवरेज लोगों के लिए, हम तो अबाव एवरेज है। देखो ओवर कॉन्फिडेंस और ईगो अभी भी गया नहीं है। मुझे लगा हम अबाव एवरेज हैं, हम म्यूजिशियन बनेंगे, हम कुछ हटके करेंगे, ऊपर वाले ने हमें कुछ अलग दिया है, अलग रास्ता दिखाया है। तो मैं म्यूजिक में घुस गया। फिर मैं बोला, घर पे भी बोल दिया मैंने कि मेरे को पढ़ाई वढ़ाई नहीं करनी, साइंस वाइंस छोड़ दो, मैं पूरा म्यूजिशियन बनूंगा, गिटार में घुस जाऊंगा, ये वो। एंड मेरे माँ बाप ने भी मान लिया, बोला हाँ ठीक है, लड़का जो करेगा करने दो, जैसा कर रहा है करने दो, ये बात हो गई। एंड जितना भी मैं बात करता हूँ ना, म्यूजिक का पैशन है, म्यूजिक का पैशन है, वो पैशन सच में पैशन है या इट इज जस्ट एन एस्केप फ्रॉम द रियलिटी दैट मेरी पढ़ाई नहीं हो रही है। तो मैं पढ़ाई को एस्केप करने के लिए एक फेक पैशन क्रिएट किया म्यूजिक का, एंड म्यूजिक में घुस गया। ये मुझे अभी तक नहीं पता, बिकॉज क्या हुआ ना, वही पैशन में फिर 12th के बाद बीएससी स्टार्ट हुई। बीएससी में भी पढ़ाई नहीं हुई, बिकॉज म्यूजिक है, म्यूजिक का पैशन है, म्यूजिशियन बनना है। तो बीएससी में भी पढ़ाई नहीं की, एंड बीएससी के बाद भी, बीएससी खत्म होने के बाद जो म्यूजिक का भी जो पैशन था, ये रेगुलर प्रैक्टिस वगैरह थी, वो भी धीरे धीरे कम होने लगी। एंड दैट वाज द पॉइंट। बीएससी के बाद ना म्यूजिक में कुछ हो रहा है, ना करियर में कुछ हो रहा है, एंड दैट वाज द पॉइंट। द सेकंड टाइम इन माय लाइफ आई वाज कंप्लीटली लॉस्ट। फर्स्ट टाइम कब लॉस्ट था? 12th के बाद। बीएससी के बाद फिर से लॉस्ट था, पता नहीं क्या करना है। तो दैट वाज द स्टोरी सो फार, दैट्स मी। ठीक है, हाँ गिटार भी बहुत बजाया, बहुत अच्छा बजाया, ऐसा भी नहीं कि खराब बजाता था, बहुत अच्छा बजाता था, लेकिन उसमें भी फिर इंटरेस्ट धीरे धीरे कम हो गया। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आगे जाके तुम उखाड़ नहीं सकते, उखाड़ तो तुम कभी भी सकते हो, चाहो तो कर सकते हो। दैट फायर हैज टू बी, वो अंदर की जो आग है वो बाहर आनी बहुत जरूरी है। तो दीज आर ऑल द मिस्टेक्स। तो कुछ एक कंक्लूजन की बात करते हैं यहाँ पे कि फाइनल कंक्लूजन क्या है आज के पूरे सेशन का, जो मैं क्या कहना चाहता हूँ। सबसे पहली बात, कोचिंग सोच समझ के लगाना, जहाँ पे तुमको पर्सनल अटेंशन मिले, जहाँ पे तुमको एक्सपीरियंस टीचर्स मिले, जहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन शुरुआत से शुरू हो, बहुत लेट शुरू ना हो। अच्छा कोचिंग लगाना प्लीज, भले थोड़ा खर्चा हो जाए, इन्वेस्टमेंट है। खर्चा अपने ऊपर कर रहे हो, अपने करियर के लिए कर रहे हो, दैट इज एन इन्वेस्टमेंट। कहां पर लगाना है कोचिंग, मैं किसी कोचिंग क्लास का नाम नहीं ले रहा हूं, कुछ नहीं ले रहा हूं, ये तुम्हारे ऊपर है। रिसर्च करो, फाइंड करो, लोगों से बात करो, गाइडेंस लो, काउंसलिंग लो, एंड एक अच्छा कोचिंग लगाओ एंड बी कंसिस्टेंट। दूसरी बात, रिविजन रिविजन रिविजन, लेक्चर के बाद रिविजन, घर आके रिविजन, सुबह उठ के रिविजन, लेक्चर के पहले रिविजन, रिविजन ऑल द वे। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। कंसिस्टेंसी, अपने गोल्स अभी सेट कर लो, पीसीएम पीसीबी जो कुछ भी है वो एक क्लैरिटी लेके आओगे तो काम बहुत आसान हो जाएगा, आगे की जो जर्नी है वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। खुद के नोट्स बनाओ। साइंस, हट जाता हूँ, अरे हटना, साइंस पढ़ के नहीं होता, साइंस लिख कर होता है। तो जब रिवीजन भी करने बैठते हो, किसी चीज़ का रिवीजन करने बैठते हो, तो वो भी लिख लिख कर करना है। सिर्फ ऐसे ही हवे में रिवीजन नहीं करना है, लिख कर करना है। फॉर्मूलाज है, न्यूमेरिकल्स है, प्रॉब्लम्स हैं, इक्वेशंस हैं, रिएक्शंस है, बहुत कुछ होता है। हर चीज़ क्या करना है, एक रफ नोटबुक होगी, रिवीजन नोटबुक होगी, जिसमें तुम फटाफट फटाफट लिख कर प्रैक्टिस करोगे। साइंस पढ़ के नहीं होता, ये मेरे को एक सर ने बहुत पहले बोला था, बहुत सालों पहले सर ने मुझे बताया था। वो मुझे आज नहीं, बहुत लेट रियलाइज हुआ, इसलिए मैं आज तुम्हें बता रहा हूँ, साइंस पढ़ के नहीं होता, लिख कर होता है। एंड आखिरी बात है, अगर कोई दिक्कत है, फॉर वट एवर रीजन तुम्हारी पढ़ाई नहीं हो पा रही है, अगर तुम डिस्ट्रैक्ट हो गए हो, अपने रास्ते से भटक चुके हो, तो प्लीज आस्क फॉर हेल्प। किसी को भी पूछो, माँ बाप से बात करो, काउंसलिंग ले लो, गाइडेंस ले लो। तुम्हारे एल्डर ब्रदर्स हैं, कोई आइडल्स हैं, मेंटर्स हैं, गाइड है। लाइफ में ना मेंटर्स और गाइड्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो तुम्हें, जिन्होंने ऑलरेडी वो चीज़ें तोड़ रखी हैं, फोड़ रखी हैं, क्रैक कर रखी हैं, उनका गाइडेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये जो पूरे वीडियो में मैं अपने मिस्टेक्स के बारे में बात कर रहा हूँ, गलतियां मैंने बहुत सारी की हैं, तो मैं तुम्हें ये नहीं बता रहा हूँ कि क्या करना है, मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ कि क्या नहीं करना है। ये सारी चीज़ें हैं जो करनी है, लेकिन इसके पहले जो भी हमने बात की वो सारी चीज़ें नहीं करनी है, राइट। तो मैं यहाँ पर वो बातें तुम्हें बता रहा हूँ जो चीज़ें तुमको नहीं करनी है, बिकॉज मैं सारी गलतियाँ कर चुका हूँ एंड मैंने उसके फल भी भोगे हैं, जो भी है देखा है मैंने। सो दिस इज द कंक्लूजन, दीज आर द मिस्टेक्स विच यू शुड नॉट मेक इन योर 11th स्टैंडर्ड। चलो वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड और भी अगर कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ डाउट्स हैं, कुछ क्वेरीज हैं, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स। एंड अगेन, यहाँ तक अगर आपने वीडियो देखा है तो 11th का जो नया चैनल है वो बहुत ही जल्द 2 से 3 दिन में शुरू हो रहा है। तो कमेंट्स में मत पूछना, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ
नया चैनल बहुत जल्द स्टार्ट होगा, 2 से 3 दिन में, एंड उसके ऊपर लेक्चर्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। चीयर्स।